चलो देखो कैसे होगा ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोनोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड बाय 6 हर्ट्ज, ओके, ड्यू टू इंक्रीज इन टेंशन बाय 44%। तो मैं इनिशियली मान लेता हूं कि जब कोई चेंज नहीं किया था, तो अगर मैं मान लूं कि इनिशियली जो टेंशन था वो टी था, ठीक है ना, और जो लेंथ है वो एल है, ओके, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इनिशियली जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रही होगी एन नॉट, ठीक है, या अपन जनरली सिंबल एफ नॉट यूज कर लेते हैं, तो एफ नॉट जो रही होगी वो होगी 1/2L अंडर रूट टी बाय म्यू। यही होती है हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे बंद है तो, ठीक है। अब आपने इस फ्रीक्वेंसी को 6 हर्ट्ज से बढ़ाया है, तो अब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई होगी, हो जाएगी एफ नॉट प्लस 6, है कि नहीं। तो ये इक्वल होना चाहिए 1/2L, लेंथ को तो हम सेम रख रहे हैं, टेंशन को हमने 44% इंक्रीज कर दिया है, तो अब वो हो गया होगा 1.44T, ठीक है ना, बाय म्यू। म्यू के बारे में कुछ बोला ही नहीं हमसे, ठीक है। इन्हीं को मैं सॉल्व कर लूं, अगर मैं रेशियो ले लेता हूं दोनों का, तो आपको यहां से मिल जाएगा एफ नॉट प्लस 6 बाय एफ नॉट, ये हो जाएगा अंडर रूट 1.44 यानी कि 1.2, और एफ नॉट देखो कितना मिल जाएगा हमें, एफ नॉट की वैल्यू मिल जाएगी 6/0.2 यानी कि 30 हर्ट्ज। यानी कि इनिशियली हमारा जो सोनोमीटर वायर है वो 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या बोला जा रहा है आपसे, अब आपसे बोला जा रहा है कि बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना होगा अगर हम लेंथ को 20% से इंक्रीज कर दें। तो मैं फाइंड कर लेता हूं नई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, नई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। तो आप देख सकते हो नई फ्रीक्वेंसी में अगर एफ डैश बोल दूं तो हो जाएगी 1/2, लेंथ को आपने 20% बढ़ा दिया तो 1.2L, और टेंशन और म्यू को सेम रखा है बाय टी बाय म्यू। समझ आ रही है बात, देख पा रहे हो ना सीधे सीधे। अगर आप रेशियो ले लो एफ नॉट का, ये हमारा एफ नॉट था, और एफ डैश का, तो आपको जो मिलेगा यहां से वो मिलेगा एफ नॉट बाय एफ डैश, ये होना चाहिए 1.2, है कि नहीं। और यहां से हम सीधे सीधे से क्या निकाल सकते हैं, एफ डैश। एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ डैश आ जाएगा एफ नॉट बाय 1.2, एफ नॉट हम निकाल चुके हैं 30/1.2 यानी कि 25 हर्ट्ज। तो आपने फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना किया है ये भी आप बता सकते हो, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। किसी को कोई डाउट है तो बोले, कोई डाउट किसी को, अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ स्टैंडिंग वेव का फॉर्मूला यूज करना है इन सभी एप्लीकेशंस में, ठीक है। एक थोड़ा सा नया टॉपिक इसी के अंदर देख लेते हैं, जो अभी तक हमने सिर्फ प्रोग्रेसिव वेव में देखा है, जो है एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग, एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग इन अ स्टैंडिंग वेव। तो आप सोच सकते हो कि भाई एनर्जी की बात क्यों हो रही है, इसके अंदर एनर्जी का प्रोपोगेशन तो होता ही नहीं है, यही तो हमने शुरुआत में बोला था। तो बात एकदम सही है, एनर्जी का प्रोपोगेशन नहीं होता किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर एनर्जी तो रहती है। क्यों मैं कह रहा हूं कि स्ट्रिंग के अंदर एनर्जी रहती है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो रहती होगी। मान लो ये आपकी स्ट्रिंग थी, और मान लेता हूं किसी भी समय पे ऐसा शेप बन रहा था स्ट्रिंग का, देख सकते हैं ना हम, और फिर यही ऑसिलेट होके ऐसे हो जाता ऑपोजिट एंड पे। तो इन सभी पार्टिकल्स के पास एनर्जी तो है ही, हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है, पर ये थोड़ी कह सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर एनर्जी नहीं है, स्ट्रिंग के अंदर एनर्जी तो है। तो अब हमें वही कैलकुलेट करनी है कि भाई अगर कोई स्ट्रिंग ऑसिलेट कर रही है, ठीक है ना, स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही है, तो उस वेव के अंदर कितनी एनर्जी है, ठीक है ना, समझ आई बात। अब अगर आप यहाँ पे देखो, तो ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये हमें कुछ पता होगा ए नॉट, जो कि स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड होता है। अगर आपकी वेव्स जिनने मिलके स्टैंडिंग वेव बनाई है उनका एम्पलीट्यूड ए था, तो स्टैंडिंग वेव का क्या होता है 2a, याद करो, डबल होता था कि नहीं होता था, बस वही चीज है ये। यहाँ आपको एक चीज पता है कि वेव की वेलोसिटी हमारी स्ट्रिंग पे जो होगी वो होगी अंडर रूट टी बाय म्यू, एक फॉर्मूला ये है हमारे पास। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोलूं तो वो होगी 2πf
अगर f फ्रीक्वेंसी से हमारी स्टैंडिंग वेव ऑसिलेट कर रही है तो। समझ आई बात? म्यू में मान लेता हूं मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, अगर मैं बात करूं एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एट x, जनरल पॉइंट x, तो प्रोग्रेसिव वेव जब होती थी तब सभी का एम्पलीट्यूड सेम रहता था, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि सभी का एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहता है। जैसे ये वाला पार्टिकल अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ इतना ऊपर जाता है और इतना नीचे जाता है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड किसका फंक्शन होता था? पोजीशन का फंक्शन। याद आ रहा है कि नहीं? हमने r से रिप्रेजेंट कर दिया था, उसे मैं कह सकता हूँ a नॉट साइन के एक्स, ये टर्म बनती थी ना, इसी से आपने निकाले थे नोड्स की पोजीशन और एंटी नोड्स की पोजीशन। तो ये क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एट जनरल पॉइंट x। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा स्ट्रिंग का, मैं स्ट्रिंग के अंदर आगे चलता हूं x डिस्टेंस, और एक dx थिकनेस का स्ट्रिंग का एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है ना। अगर मैंने ये एलिमेंट कंसिडर कर लिया है तो इसका छोटा सा मास अगर मैं लिखूं dm, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? वो हो जाएगी मास पर यूनिट लेंथ म्यू, और इनटू इसकी लेंथ जो है वो है dx। अब हर पार्टिकल जो SHM करता है, ठीक है ना, हर पार्टिकल जो SHM करता है उसकी, बेटा साइन के एक्स और कॉस के एक्स से फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको तब भी बताया था कि वो डिपेंड करेगा कि आपकी इनिशियल वेव्स जो कि सुपर इम्पोज हो रही हैं उनकी इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। इसका यहाँ पे यूज नहीं होने वाला, कुछ भी हो सकता है वो तो, इससे बस यही तो हो जाएगा कि जहां जहां नोड बन रहा था वहां एंटी नोड बन रहा होगा। अगर कॉस होता तो जहां कॉस 0 होता है वहां साइन 1 होता है, जहां साइन 1 होता है वहां कॉस 0 होता है, ठीक है। तो जहां नोड बन रहा होगा वहां एंटी नोड बन रहा होगा। इस तरह की स्टैंडिंग वेव भी तो बन सकती है। अब कोई भी पार्टिकल जो SHM कर रहा होता है उसकी एनर्जी आपको पता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होती है कि नहीं? तो अगर मैं बात करूं कि ऑसिलेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट, जो हमने एलिमेंट चूज किया है उसके ऑसिलेट करने की एनर्जी कितनी है, तो वो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे बड़ी आसानी से। छोटी सी एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ m की जगह मैं लिख सकता हूँ dm ओमेगा स्क्वायर, और a नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि r खुद फंक्शन है किसका? x का। बात समझ आ रही है क्या? मैंने यहाँ पे r a नॉट साइन के एक्स का फंक्शन ले लिया है, हमें तो फाइनल रिजल्ट निकालना है, तो आप कॉस भी लोगे तो भी सेम ही रिजल्ट आने वाला है। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। टीई आपको मिल जाएगा हाफ, इसे मैं लिख सकता हूं म्यू डी एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स। ये हो गई हमारे एलिमेंट की एनर्जी। समझ आ रही है क्या बात? किसी को डाउट यहां तक? तो अगर टोटल ऑसिलेशन एनर्जी की बात की जाए, टोटल ऑसिलेशन एनर्जी, तो आपने किया क्या है, आपने स्ट्रिंग के ऊपर कोई जनरल पार्टिकल है उसकी एनर्जी लिख ली है। अब ऑब्वियसली इसी को इंटीग्रेट करके हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग, सारे पार्टिकल्स की एनर्जी को ऐड कर दें, तो E हो जाएगा बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ DE, यानी इंटीग्रेशन ऑफ हाफ म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, साइन स्क्वायर के एक्स और इंटू dx। इसी को मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके L तक, जो भी हमारी L लेंथ है। समझ आ रही है क्या बात? ठीक है, कितना हो जाएगा भाई ये इंटीग्रेशन? अगर आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो आप क्या, 1 माइनस, सॉरी, लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, ठीक है ना। वो सब मैं स्टेप यहाँ पे निगलेक्ट कर रहा हूँ, आई होप इंटीग्रेशन सबको आता हो। वैल्यू जो यहाँ से मिलेगी वो मिलेगी 1/4, ठीक है ना, म्यू, ये म्यू स्क्वायर कैसे हो गया, म्यू ही रहेगा, 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2kx बाय 2k, 0 से लेके L तक। सिर्फ हमें क्या करना है, इसके अंदर लिमिट्स पुट करनी है। समझ आई क्या बात? अब ये जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, जब आप 0 पुट करोगे तब तो 0 आ ही जाएगी, साइन वाली टर्म जो है, लेकिन जब आप L पुट करोगे
तो एंड वाला पार्टिकल आ रहा है, और ऑब्वियसली एंड वाला पार्टिकल एल लेंथ पे जो है वो तो हमेशा क्लैंप पे ही आने वाला है कि नहीं? तो उसके लिए तो क्या बनना चाहिए, नोड बनना चाहिए। तो उसकी एनर्जी तो कितनी आती है, 0 ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो रिजल्ट जो हमें मिल जाता है एनर्जी का, वो मिलता है हमें 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर एल। समझ आई क्या बात? बेसिकली टोटल मास हो गया। ऐसा सोच के देखो, फॉर्मूला होता था क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, उसकी जगह टोटल मास म्यू इंटू एल जो था पूरी स्ट्रिंग का, वो यूज हो रहा है और 1/4 आ रहा है, सीधे सीधे से। क्लियर है क्या? कोई समस्या किसी को? फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। अगर कोई आपको स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन देता है और पूछता है कि कितनी एनर्जी टोटल स्ट्रिंग के अंदर है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो इसलिए नोट डाउन कर लो। चलो फिर सवाल कर लेते हैं फटाफट इसके ऊपर, ठीक है। क्या किया है हमने भी, किसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं हमें? टोटल एनर्जी। तो आसान से ही क्वेश्चन है, मैं आपको इक्वेशन दूंगा, ठीक है ना, और आपको बताना है बस क्या आंसर होगा, ठीक है। तो मान लो टू स्ट्रिंग वेव्स हैं, ठीक है। y1 में ले लेता हूँ ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 में ले लेता हूँ ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये मान लो सुपर इम्पोज होती हैं ऑन अ स्ट्रिंग लेंथ जिसकी हमें 2L दी गई है, ओके। और मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ म्यू दिया गया है। फॉर स्टैंडिंग वेव, फॉर स्टैंडिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, फाइंड एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग। बताइए, टाइम पास सवाल।
चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सॉल्व कर देते हैं फटाफट। फॉर्मूला लिखना था सिर्फ हमें। एनर्जी हो जाएगी क्या 1/4 म्यू इंटू एल ए स्क्वायर। एम्पलीट्यूड स्टैंडिंग वेव का कितना होगा? स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो वो 2a होगा। ये बस आपको ध्यान देना था। 2a का स्क्वायर और क्या था फॉर्मूले में? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या हो जाएगा आपका? 2πf0 का स्क्वायर। समझ आई क्या बात? एनर्जी आपको मिल जाएगी कितनी? 8 म्यू एल ए स्क्वायर पाई स्क्वायर f0 स्क्वायर। क्लियर है? एम्पलीट्यूड पे ध्यान देना था। ए एम्पलीट्यूड नहीं लेंगे। ए एम्पलीट्यूड वाली वेव्स जब मिलती हैं और स्टैंडिंग वेव बनाती हैं तो एम्पलीट्यूड हमारा रहता है 2a। अरे समझ आया कि नहीं? हलवा सा सवाल है। चलो एक छोटा सा टॉपिक और रह गया इसके अंदर, ठीक है ना? स्ट्रिंग ओपन फ्रॉम बोथ साइड्स। अरे कैसी बात पूछ ली सौम्या जी आपने। स्ट्रिंग ओपन फ्रॉम बोथ साइड्स वाला केस हो गया क्या? अरे स्ट्रिंग स्ट्रिंग या तो दोनों कोनों पे बंधी रहेगी या एक कोने पे बंधी रहेगी। दोनों कोनों से अगर स्ट्रिंग खुली जाएगी, अरे तो स्ट्रिंग कहाँ रहेगी? समझ नहीं पाया आप बात को, ठीक है ना? कोई बात नहीं। अब मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स थोड़ी होता है। आप शायद स्कूल में पढ़े हो तो आप उसके ऑर्गन पाइप के बारे में सोच रहे होगे। वो दोनों साइड से खुला रहता है, स्ट्रिंग थोड़ी खुली रहती है। तो अगला छोटा सा टॉपिक है बीट्स। कोई टॉपिक नहीं है, इसके थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं साउंड वेव में, पर स्ट्रिंग वेव में भी ये होता है, ठीक है ना? वो नहीं पढ़ना होता सौम्या जी। दोनों साइड पे रिंग लगा देंगे तो उससे क्या होगा? फिर आप स्टैंडिंग वेव बनाओगे कैसे? ऑसिलेटर कहाँ लगाओगे? किस जगह पे ऑसिलेटर लगाने वाले हो फिर आप? एक जगह तो ऑसिलेशन देने के लिए कुछ होना चाहिए ना हमारे पास, ठीक है? तो अगली चीज है बीट्स। अगर वैसा हो जाता है, आपको वैसा क्वेश्चन मिल जाता है, तो फिर आपको इक्वेशन वगैरह लिखनी पड़ेगी दोनों एंड्स पे एंटी नोड मान के, पर वो नहीं है केस। चलो मैं बोल रहा था बीट्स। बीट्स क्या होता है बेसिकली? अगर कोई भी दो सोर्स ऑसिलेट कर रहे हो विद वेरी क्लोज फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि टू सोर्सेज ऑसिलेट विद वेरी क्लोज फ्रीक्वेंसी, जनरली ये साउंड के अंदर हमें ज्यादा फील आती है। मान लो दो सोर्स हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट कर रहे हैं, तो आपको जो सुनाई देती है ना, वो उनकी एवरेज फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। आप तक जो वेव पहुंचती है वो उनका सुपर पोजिशन होती है। तो उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होता है? टाइम के साथ बदल रहा होता है। बात ये है, समझ आ रही है? तो हम ये कह सकते हैं टू सोर्स, स्ट्रिंग में भी यही चीज है। बेसिकली बीट्स क्या है उस पर फोकस करेंगे। तो टू सोर्सेज ऑसिलेट विद वेरी क्लोज फ्रीक्वेंसी, देन द परसीव्ड फ्रीक्वेंसी, जो हमें महसूस होती है इज द एवरेज फ्रीक्वेंसी whose amplitude changes periodically. Amplitude changes periodically, ठीक है ना? तो यही जो पीरियड होता है जिसमें कि फ्रीक्वेंसी, जिसमें कि एम्पलीट्यूड खुद को बदल रहा होता है, उसके चेंज होने की, एम्पलीट्यूड के बदलने की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड is called beat frequency। और कितना आसान है ये आपको अभी पता लग जाएगा। अगर टू सोर्सेज हैं F1 एंड F2, रीच अ पॉइंट, एक जगह पे अगर दो फ्रीक्वेंसी आती हैं, तो बीट फ्रीक्वेंसी जो वो जनरेट करती हैं, बीट फ्रीक्वेंसी F0, वो हो जाती है भाई F1 माइनस F2 का मॉड। यानी ये एक फैंसी शब्द है जिसे क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। आपको बोलेंगे फाइंड द बीट, और इफ द बीट इज दिस, तो अल्टीमेटली वो ये कहना चाहते हैं कि जो दो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में है
उनके बीच का जो डिफरेंस है, हाँ कौन बड़ा है ये आपको फाइंड करना होगा, पर उनके बीच का जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, वो जो है इतना है। तो डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी आसपास हो, ठीक है ना, इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? बोलो हाँ। चलो, तो देखो क्वेश्चन में कैसे इसे यूज किया जाता है। आपसे कह दिया जाएगा कि टू स्ट्रिंग्स A and B produce beats at 4 hertz, ठीक है ना। when tension in B is slightly increased frequency changes beat frequency changes to 2 hertz, ठीक है ना। अब आपको अगर दिया गया है कि A की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ B, इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ B आपको बतानी है। बताइए। सही है विदित। तो देख लेते हैं क्या है। तो आपको बेसिकली ये बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी का मॉड ये है भाई आपका कितना 4। तो या तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बड़ा होगा या फ्रीक्वेंसी ऑफ बी बड़ा होगा। अब आपको एक और चीज पता है कि फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट टी के। तो अगर आप किसी भी स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे। समझ आ रही है बात? तो दो चीजें हो सकती थी, या तो एफ ए माइनस एफ बी, ठीक है ना, एफ ए माइनस एफ बी 4 होता, आइदर दिस केस होता। तो एफ ए आपका 300 है, तो एफ बी आता आपका 296 हर्ट्ज। और मैं कह सकता हूं कि एफ बी माइनस एफ ए ये 4 होगा, तो फिर एफ बी आपका आता 304 हर्ट्ज। इनमें से दो ही केस हो सकते थे, ठीक है ना। अब आपको एक बात बताई गई है कि अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि ए की फ्रीक्वेंसी तो 300 है, तो बी की या तो 296 होगी या 304 होगी। अब आपने बी के अंदर टेंशन स्लाइटली बढ़ाया, यानी आपने बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो बीट फ्रीक्वेंसी घट के क्या रह गई है, 2 हर्ट्ज रह गई है। यानी दोनों के बीच का डिफरेंस घट के 2 रह जाना चाहिए अगर आप बी को बढ़ाओ तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं बी को बढ़ाता हूं 304 से, तो 300 और इसका गैप तो बढ़ेगा। मान लो मैंने 305 कर दिया या 306 कर दिया बढ़ा के, तो बीट फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई। लेकिन ये जो 296 है, अगर मैंने इसे बढ़ाया और इसे बढ़ा के 298 कर दिया, तो आप देख रहे हो कि हाँ भाई बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज पॉसिबल है। तो 304 से तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा के बीट को कम कर पाना पॉसिबल ही नहीं था। तो जो ओनली ऑप्शन हमारे पास है वो कौन सा है, 296 हर्ट्ज। ये हमारा आंसर होगा और ये नहीं होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछे। बोलो भाई, क्लियर हुआ क्या? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो टू वायर्स आर फिक्स्ड ऑन अ सोनोमीटर। ठीक है, रेशियो ऑफ टेंशन आपको दिया हुआ है, रेशियो ऑफ टेंशन इज 8:1। रेशियो ऑफ लेंथ मैं सीधे यहां लिख देता हूं, टी ए बाई टी बी ये दिया है आपको 8/1। एल ए बाय एल बी ये दिया आपको 36/35। डायमीटर डी ए बाय डी बी
यह है डायामीटर, इसका रेशियो आपको दिया है 4:1। रो ए बाय रो बी डेंसिटी, इसका रेशियो आपको दिया है 1/2। तो आपको बताना है फाइंड बीट फ्रीक्वेंसी, फाइंड बीट फ्रीक्वेंसी ठीक है ना। इफ हायर फ्रीक्वेंसी, इफ हायर फ्रीक्वेंसी of the two is 360 hertz, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, ट्राई करो एक बार। हमें आंसर नहीं आया तो हमें पता है कि भाई पहली फ्रीक्वेंसी पहले वायर में जो होगी ऑसिलेशन की वो होगी 1/2L1 अंडर रूट T1/μ1। सिमिलरली दूसरी जो होगी वो होगी 1/2L2 अंडर रूट T2/μ2। तो अगर रेशियो ले लूं मैं F1/F2 का तो आएगा भाई L2/L1 अंडर रूट ऑफ T1/T2 इंटू μ2/μ1, है कि नहीं। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो गया L2/L1 अंडर रूट ऑफ, हाँ ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ T1/T2 इंटू म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू होगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेंसिटी। बात समझ आ रही है, यानी ρ2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा πr²। तो रेडियस का स्क्वायर करना है जो कि बेसिकली डायमीटर का स्क्वायर ही होने वाला है। बात समझ आ रही है। तो डी बी का स्क्वायर बाय ρ1 डी ए का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने से ना भाई आता है 35/36। रेशियो लेना है सारे डेटा के साथ, और बस ये याद रखना है कि म्यू को आप क्या लिख रहे हो, म्यू को आप लिख रहे हो डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया है πr²। बस अब आपको पता है कि भाई छोटी फ्रीक्वेंसी 35/36 रेशियो आ गया है, तो F1/F2 ये होने वाला है 35/36। F2 आपको पता है बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए, रेशियो क्योंकि 1 से छोटा है, तो F1 क्या आ जाएगा 35/36 इंटू 360, यानी कि मिल जाएगा 350 हर्ट्ज। तो जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो 360 है, जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो 350 है। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी वो हो जाएगी भाई 360 माइनस 350, यानी कि 10 हर्ट्ज। समझ आया? कोई डाउट किसी को नहीं है? एक और सवाल कर लेते हैं फिर। तो अ स्ट्रिंग जिसका टेंशन आपको दिया गया है 129.6 न्यूटन प्रोड्यूसेस 10 beats per second, 10 beats per second when it vibrates with a tuning fork। कोई ट्यूनिंग फॉर्क है और उसकी सेम फ्रीक्वेंसी से ये जो है ऑसिलेट करती है, तो उसके साथ कितने बीट से प्रोड्यूस कर रही है, 10 बीट्स प्रोड्यूस कर रही है। यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और जो स्ट्रिंग है इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो आपको दिया गया है 10 हर्ट्ज का, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है व्हेन टेंशन इन स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड, व्हेन टेंशन इन स्ट्रिंग is increased to 160 Newton, the frequencies become equal. The frequency becomes equal to tuning fork। जितनी tuning fork की है उतनी इसकी बन जाती है।
आपको यही बताना है, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। बताओ भाई। तो देखो भाई कैसे होगा, और तुम लोग मुझे बताना तुमने यही अप्रोच लगाई थी या नहीं लगाई थी, तुम्हारा आंसर नहीं आया ना क्योंकि, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है कि जब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन था 129.6 न्यूटन का, तो वो किसी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ 10 बीट्स पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही थी। समझ आई क्या बात? समझ आई? क्या मतलब है इसका? मैं मान लेता हूं ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट। मैं मान लेता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, पहले मुझे ये मानना पड़ेगा, इज एफ नॉट। तो अब उन्होंने बीट दी है 10, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्ट्रिंग ऑसिलेट कर रही होगी उसका आपको पता है 1/12 अंडर रूट टी बाई म्यू। तो इनका डिफरेंस आपको दिया गया है, ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ एफ नॉट माइनस एफ वन, ये आपको दिया गया है 10। समझ आई क्या बात? यहां से हमें मिल जाएगा क्या, एफ वन की वैल्यू है एफ नॉट माइनस 10। तो इक्वेशन क्या मिल गई आपको, एफ वन की वैल्यू पुट कर दो 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, ये आपको दिया गया है एफ नॉट माइनस 10। अब आपने क्या किया, अब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हुआ, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई है। ऑन इंक्रीजिंग, अब स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ी होगी और वो बढ़ के ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो गई, यानी एफ नॉट ये इक्वल हो गया है 1/12 अंडर रूट टी टू बाई म्यू। टेंशन बढ़ा के मैं मान लेता हूं आपने क्या कर दिया, T2 कर दिया, तो ये हो गई है आपकी फ्रीक्वेंसी। अरे समझ आई कि नहीं आई बात? ये है इक्वेशन नंबर 2। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं, हमें अल्टीमेटली फाइंड ही तो करना है। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा भाई एफ नॉट माइनस 10 अपॉन एफ नॉट, ये होना चाहिए अंडर रूट T1/T2, यानी अंडर रूट ऑफ 129.6 बाय 160, ये मिलेगा भाई अंडर रूट ऑफ 0.81, यानी कि 0.9। और सॉल्व करने से आपको एफ नॉट मिलेगा कितना, 100 हर्ट्ज। तो जो अननोन चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं, जैसे लेंथ वगैरह नहीं दी गई, उन सबको हटाने का एक ही तरीका है कि मैं रेशियो ले लूं। तो सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं रेशियो ले रहा हूं। अब बताओ तुमने क्या गलती की थी इसमें, बोलो। दो ट्यूनिंग फोर्क हैं आपके पास, जिसमें से एक फोर्क की फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 288, ठीक है ना, हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको, और दे प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड, ठीक है। अ लिटिल वैक्स a little wax is placed on is placed on the unknown fork, on the unknown fork, it produces 2 beats per second। तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन फोर्क बतानी है, आपको बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन फोर्क। तो ये सवाल आया था, दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये बताना है आपको। दे दो फटाफट आंसर। बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया है, यही हमारा आंसर भी है। याद क्या रखना है आपको, अगर आप नहीं समझ पा रहे, तो दो टर्म होती हैं, एक होता है अप्लाई वैक्स करते हैं, या तो अप्लाई वैक्स, और दूसरा होता है टू फाइल। तो ये जो प्रोंग्स होते हैं ना, प्रोंग्स, ये प्रोंग्स ही तो ऑसिलेट करते हैं। तो अगर आप वैक्स लगा देते हो तो इनकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी घट जाती है। और अगर आप फाइल कर देते हो यानी घिस देते हो उसे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये आपको ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में याद रखना है सिर्फ। बताओ क्या आंसर आएगा।
तो सॉल्व करने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा ये है कि आप पहले इसकी अज्यूम कर लो, 4 बीट होनी चाहिए ना, 4 बीट होनी चाहिए, तो क्या क्या हो सकती है? तो F2 एक तो हो सकती है 288 प्लस 4 यानी कि 292 हर्ट्ज, और एक हो सकती है 288 माइनस 4 यानी कि 284 हर्ट्ज। अरे समझ आई क्या बात? समझ आई? ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, किसी एक जो आपकी अननोन ट्यूनिंग फॉर्क थी उसके ऊपर वैक्स रख रहे हो, यानी आप F2 को घटा रहे हो। तो F2 को घटाने से बीट फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, 4 से 2 हो गई है, तो इसको और कम करेंगे तो डिफरेंस देखो बढ़ जाएगा। पर 292 को कम करके 290 कर देंगे तो फिर हो सकता है कि बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज आ जाए। तो फिर जो पॉसिबल ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, 292 हर्ट्ज ही रहा होगा। अरे समझ आया कि नहीं? ये क्यों नहीं हो पाया? वैक्स लगाने से आपने फ्रीक्वेंसी घटाई। अब देखो कुणाल, तुम यहाँ भी 284 आंसर दे रहे हो क्योंकि तुम जरा भी दिमाग नहीं लगाना चाह रहे हो। बात समझ रहे हो मेरी? दो ऑप्शन थे हमारे पास भाई, 292 और 284। कॉमन सेंस लगाओ, ये तो फिक्स है 288, डिफरेंस है 4 का। अभी वैक्स लगाने से अब मैं फ्रीक्वेंसी घटाने वाला हूं, तो मैं 292 से कम करूंगा तो गैप 4 से कम होगा या बड़ा हो जाएगा? 4 से कम होगा। और मैं 284 से कम करूंगा, मान लो मैंने 282 कर लिया, तो गैप जो है वो 4 से कम होगा कि 4 से ज्यादा हो जाएगा? 6 का गैप हो जाएगा ना। अरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं, या एकदम दिमाग बंद हो चुका है? तो आंसर क्या होना चाहिए? 292 होना चाहिए। समझ आई बात? चलो और देख लेते हैं एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जेई में आया है, ये एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में साउंड वेव। तो एक ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन दी है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस सुपर इम्पोज, इसे सुपर इम्पोज किया गया है, यानी इंटरफेरेंस कराया गया है किसके साथ? दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होगा? ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको। पहला था स्टैंडिंग वेव होगी, स्टैंडिंग वेव नोड्स एट x इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा बाई 2, जहां n आपका वही है 0 1 2। ठीक है ना। बी ऑप्शन है अ वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अ वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। मेंस का क्वेश्चन है इसलिए बहुत ही हलवा है, देख पा रहे हो तुम। या स्टैंडिंग वेव बनेगी जिसके नोड होंगे x इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2 पे, जहां पे n है आपका 0 1 2 ये सब। बताओ भाई क्या आएगा? तो आपको बस मैथ्स यूज करनी है। यहाँ पे वाई नेट क्या हो जाएगा? वाई नेट आपका हो जाएगा भाई y1 प्लस y2। ठीक है ना। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहां से y आपको क्या मिल जाएगा, यहां से y आपको मिलेगा 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ये वाली चीज है ना, r जो हम लिखते थे वो क्या हो गया हमारे पास 2a cos के x। तो नोड के लिए एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सीधा आपको मिल गया भाई 2a cos के x, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ आ रही है बात। इसका मतलब आपको सॉल्यूशन क्या मिल गया, kx ये होना चाहिए आपका 2n+1 π/2, तब cos 0 होता है। k की वैल्यू पुट कर दो, 2 π/λ इंटू x ये होना चाहिए 2n+1 इंटू π/2। और x आपको मिल जाएगा क्या, x यहां से मिल जाएगा तुम्हें 2n+1 λ/2, 2n+1 λ/2 λ/4 सॉरी। समझ आया। तो ये है आपकी पोजीशन ऑफ नोड्स। तो आंसर क्या था हमारा, ए। अरे क्लियर है कि नहीं। अब ये सारी चीजें ना वापस से आएंगी साउंड वेव में, तो एक बार हमें फिर से पढ़ना है, पर वो थोड़ा सा तेज चलेगा इससे, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी चीजें एडिशनल है, जो डॉपलर इफेक्ट वगैरह है, तो वहां पे हम ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिन वही तो मैं बोल रहा हूँ साउंड वेव होगी। स्ट्रिंग वेव के क्वेश्चंस अब आप अपने मॉड्यूल से कर सकते हो। ठीक है, तो आज एंड करते हैं यहीं पे।